तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियो हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यूनर ने मुझे बचाने के लिए पिछली लाइफ के अंदर अपनी जान को भी दे दिया था। इसीलिए अपनी लाइफ के अंदर मैं यूनर के सिवा किसी और को जगह जो है वो नहीं दे सकता। किस्मत ने मुझे दोबारा मौका दिया है, तो इसीलिए मेरी इस बार लाइफ के ऊपर बस यूनर का हक है और मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। और जियो हान के इतना सोचते के साथ ही जो बुल किंग होता है वो बोलता है कि आखिर जो जियो हान है वो यहाँ पर क्या सोचता रहता है, उसके माइंड के अंदर क्या चलता रहता है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जियो हान और यूनजी के बीच में इस तरह का मोमेंट आएगा। जो सुनकर जो सिल्वर विंग होता है वो बोलता है कि जियो हान के माइंड के अंदर क्या चलता रहता है ये अपने आप में ही एक राज है, तो इसीलिए मैं इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहता। मैं मिस यूनजी जो है उनके पास में जा रहा हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम यूनजी के फादर को देखते हैं, जो कि यूनजी के अंकल से बोलता है कि सेकंड ब्रदर हम लोगों को वापस चल कर यूनजी को देखना चाहिए, जिसके बाद हम ओल्ड पैट्रिज को यहाँ पर इस मैटर के बारे में रिपोर्ट करेंगे और आगे का डिसीजन वे खुद ही लेंगे। जो सुनते के साथ ही यूनजी का अंकल जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि जियो हान, तुमने यहाँ पर जिस तरह से हमारी लो फैमिली को ट्रीट किया है, तुम हमारे एनिमी बन चुके हो। अगर तुम यहाँ पर ग्रेटफुल नहीं हो सकते तो अब हम तुम्हें यहाँ पर रिग्रेट कराएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू लो फैमिली के एंसेस्टर के ऊपर आ जाता है, जो कि गुस्से में टेबल को तोड़ते हुए बोलता है कि आखिर जियो हान ने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर दी। जो सुनते के साथ ही यूनजी का अंकल जो होता है वो उसे बोलता है कि एंसेस्टर, आप हमारी फैमिली के अंदर एक रिफाइनिंग स्टेज के एक्सपर्ट हो। अगर यहाँ से हज़ारों मील के दूर में जो सो फैमिलियाँ है उन्हें भी देखा जाए तो वे भी यहाँ पर आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आती है। इमोर्टल भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन वहीं अगर जियो हान की बात की जाए तो उसे यंग मैन की आखिर इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो हमारी लो फैमिली को इस तरह से ट्रीट कर सके। लगता है कि वो जानता ही नहीं है कि जो आसमान है उसकी ऊंचाई कितनी ज़्यादा है। इसीलिए प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे उसका बैकग्राउंड यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। उसने हमारी लो फैमिली की बेइज्जती की है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक पर्सन जो होता है वो भागते हुए वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि पैट्रिज रिपोर्ट है जो जियो हान है उसकी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही अब यूनजी का फादर जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि ठीक है, जल्दी से यहाँ पर आओ और मुझे बताओ कि आगे जो जियो हान है उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उनको बताता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो जियो हान है वो जिलिन फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, वो तो बस एक अनाथ आश्रम का एक अनाथ है। जो सुनते के साथ ही लो फैमिली का एंसेस्टर भी थोड़ा सरप्राइज होता है और वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि क्या जियो हान अनाथ है, कहीं तुम्हारी न्यूज ये फेक तो नहीं। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उसे एंसेस्टर को बताता है कि नहीं, ये बात पूरी तरह से सच है, क्योंकि जियो हान जो था वो अभी एक अनाथ आश्रम के अंदर गया था और उसे फॉलो करते दौरान ही हमें यहाँ पर जो ये क्लू है वो मिले, जिसके कारण हमें उसकी रियल आइडेंटिटी पता लग पाई। जो सुनकर यूनजी का अंकल जो होता है वो बोलता है कि ये बास्टर्ड तो बस एक अनाथ निकला और हम लोगों के सामने इस तरह से प्रिटेंड कर रहा था, जिस कारण हम लोगों को लगा कि शायद ये किसी एंशिएंट फैमिली से बिलोंग करता होगा। जो सुनते के साथ ही जो लो फैमिली का एंसेस्टर होता है वो बोलता है कि इसकी तो ना कोई आइडेंटिटी है और ना ही कोई बैकग्राउंड है, इसीलिए हम लोगों को अब इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा हुआ कि उसने यहाँ पर जो शादी है उसके लिए एग्री नहीं किया, लेकिन अब अगर उसे अपने इस फैसले के ऊपर रिग्रेट भी होने वाला है तो उसे भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मामूली सा अनाथ जो है वो हमारी लो फैमिली का सन इन लॉ बन जाए। जो सुनते के साथ ही यूनजी का अंकल जो होता है वो बोलता है कि पैट्रिज, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं उस बच्चे को पकड़कर जो हमारी लो फैमिली का गेट है उसके सामने 3 दिन और 3 रातों तक नील डाउन कराना चाहता हूँ, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो सके। जो सुनकर लो फैमिली का पैट्रिज जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, इस चीज़ की कोई भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैं सूस एंड स्वॉर्ड स्कूल को यहाँ पर रिपेयर बुक जो है वो देना चाहता हूँ, क्योंकि उसके लोग जो है वो कल यहाँ पर आने वाले हैं। क्योंकि मैंने पहले यहाँ पर प्लान किया था कि मैं जो सूस एंड स्वॉर्ड स्कूल और जो जियो हान है उन दोनों के बीच में यहाँ पर पीस जो है वो बनाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ की सिचुएशन को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मुझे अपना पर्पस जो है वो चेंज करना पड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जियो हान के ऊपर आ जाता है, जो कि कुछ फ्रूटों के अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए अपने मन में सोचता है कि पिल फॉर्मेशन रियलम पर इंटर करने के बाद अब मेरी बॉडी जो है उसके ऑरा की डिमांड जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिस कारण अभी के लिए मेरे इस बड़े सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो स्पिरिचुअल एनर्जी की है, क्योंकि जो ये स्पिरिचुअल फ्रूट है इनके अंदर से मुझे इनफ एनर्जी जो है वो नहीं मिल पा रही, जिस कारण मैं अपनी कल्टीवेशन को जल्दी इम्प्रूव नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे यहाँ पर अगर अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए मुझे और भी कल्टीवेशन रिसोर्सेज जो है उनकी ज़रूरत पड़ेगी, जिनके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि मैं स्पिरिचुअल स्टोनों को ढूंढूँ, क्योंकि वे मेरे यहाँ पर जो कल्टीवेशन का मोमेंट है उसे और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे।
और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही वो कैट जो होती है वो जियोहान को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में ये तो खाने की पूरी तरह से बर्बादी है। ये लोग इतने अच्छे फ्रूटों को यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए यूज कर रहे हैं, जबकि ये खाने के लिए उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। और उस कैट के इतना सोचते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपनी जगह से खड़ा होते हुए अपने मन में सोचता है कि स्पेशल स्टोन को ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं और जो बड़ी फैमिली है वही इन्हें स्टोर कर कर रखती है। लेकिन जब इस वर्ल्ड के अंदर जो मिडल रिकवरी है वो आएगी तो उसके बाद में यहाँ पर जो स्पेशल स्टोन है वो भी बनना शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी भी इस चीज़ को होने में काफ़ी टाइम बाकी है। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लियांगशु होता है वो खुश होते हुए वहाँ पर आने लगता है और जियोहान से बोलता है कि जियोहान तैयार हो जाओ, हम लोग एंजॉय करने के लिए जाने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही जो कैट होता है उसके भी कान खड़े हो जाते हैं और वो उन्हें दोनों टिकटों को देखते हुए बोलता है कि ये टिकट तो उसी चीज़ के है जो कि मैं टीवी के ऊपर देखता हूँ, जहाँ पर कि अच्छी अच्छी लड़कियाँ गाना गाने के लिए आती है। और उस कैट के इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो लियांगशु को साफ मना करते हुए उसे बोलता है कि मैं वहाँ पर जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लियांगशु होता है वो जियोहान की रिक्वेस्ट करते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर जियोहान प्लीज़ मान जाओ ना, क्योंकि आप नहीं जानते कि इन दोनों टिकटों को प्राप्त करने के लिए मुझे कितने ज़्यादा पापड़ जो है वो बेलने पड़े। और मैं तुम्हें बता दूं कि वहाँ पर आने वाली जो प्रोटैगनिस्ट है वो कोई नॉर्मल नहीं है, बल्कि वो एक हॉट स्टार कल्टीवेटर है। और वो केवल कल्टीवेटर होने के साथ में ब्यूटीफुल ही नहीं बल्कि उसकी आवाज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। और अगर बात की जाए उसकी कल्टीवेशन की तो उसकी कल्टीवेशन जो है वो रिफाइनिंग ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर पहुंच चुकी है, इसीलिए उसे इस वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल मार्शल आर्टिस्ट जो है वो माना जाता है। जो उनका जियोहान जो होता है वो लियांगशु से बोलता है कि देखो, अगर तुम उस जगह पर जाना चाहते हो तो तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ काम जो है वो करने हैं, तो इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं जाने वाला। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही जो कैट होती है वो वहाँ से एक टिकट को लेते हुए बोलती है कि ठीक है वहाँ पर मैं जाऊँगी। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो कैट जो होती है वो वहाँ से निकल जाती है। जो देखकर बेचारा लियांगशु जो होता है वो चिल्लाता ही रह जाता है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम बेवकूफ़ कैट की वही वही रुक जाओ। लेकिन अब वो जो कैट होती है वो लियांगशु की बिल्कुल भी नहीं सुनती। जो देखने के बाद लियांगशु जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान, आपका जाने का मन हो या ना हो, लेकिन आपको अब वहाँ पर जाना ही पड़ेगा, जो क्योंकि जो ये कैट है ये बहुत ही ज़्यादा शरारती है और हो सकता है कि वहाँ पर जाने के बाद ये ट्रबल क्रिएट कर दे, तो इसीलिए हम लोगों को वहाँ पर जाना ही होगा ताकि हम इस कैट को वापस ला सके। और अब लियांगशु के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो साउथ आइसलैंड का जो स्टेडियम होता है उसके ऊपर आ जाता है। जिसके बाद अब हम उसी स्टेडियम के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो यहाँ पर इस शो को देखने के लिए आए होते हैं। और जो लियांगशु और जियोहान होते हैं वो दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। और जो लियांगशु होता है वो जियोहान से बोलता है कि बता जियोहान, इस शो को स्टार्ट होने में अभी भी 30 मिनट बाकी है, तो हमें 30 मिनट के अंदर वो बेवकूफ़ कैट जो है उसे ढूंढना होगा। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो एक गेट की तरफ इशारा करते हुए लियांगशु से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस कैट की जो बर्थ है वो मुझे वहाँ पर उस गेट के अंदर से महसूस हो रही है, तो पक्का वो वहीं पर ही है। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो उस गेट के सामने आ जाते हैं। और उस गेट के सामने आने के बाद बोलते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि आखिर वो कैट जो है वो अंदर क्या कर रही होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस कैट को देखते हैं जो कि अंदर बैठकर आराम से खाना खा रही होती है। और वहाँ पर दो खूबसूरत लड़कियाँ भी मौजूद होती है, जहाँ पर कि पहली लड़की का नाम मिंग खियर होता है और वहीं दूसरी का नाम ली जियाओ यान होता है। और अब वो जियाओ यान जो होती है वो उस कैट को उठाते हुए बोलती है कि खियर, मानना पड़ेगा कि इस कैट का जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। मैं सोच रही हूँ कि आखिर ये कैट जो है वो कहाँ से यहाँ पर आई होगी। जो सुनते के साथ ही खियर जो होती है वो उस कैट से बोलती है कि लिटिल कैट, तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पर कोई भी फीस जो है वो नहीं लेने वाली, तुम मुझे फ्री में देख सकती हो। और खियर की बातों को सुनने के बाद जो कैट होती है वो अपने मन में सोचती है कि लगता है कि ये दोनों लड़कियाँ जो है वो बेवकूफ़ है, अगर इन्होंने मुझे यहाँ पर खाने के लिए ये बम्स नहीं दिए होते तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आने वाली थी। और अब कैट के इतना सोचते के साथ ही जो जियाओ यून होती है वो खियर से बोलती है कि खियर, क्या तुम्हें सही लगता है कि तुम इस टाइम पर यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए आई हो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि क्यूआई रिकवरी के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि अपनी पावर को अवेकन कर लिया है। कुछ दिनों तक कल्टीवेशन करने के बाद मुझे लगा था कि अब मैं इस वर्ल्ड के अंदर इनविजिबल हो चुकी हूँ और मुझसे ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं होगा, इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टार बनो। लेकिन अब सिचुएशन जो है वो बदल चुकी है, क्योंकि जो वो क्रिमिनल ब्लैक ड्रैगन गाय नाम का पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा क्राइम जो है वो मचा रहा है, उसने चारों तरफ यहाँ पर तबाही मचा रखी है। जो सुनकर किया जो होती है वो जियाओ यून से बोलती है कि जियाओ यून, तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आइसलैंड एरिया है और यहाँ पर जो ब्लैक ड्रैगन किंग है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये उसकी टेरिटरी नहीं है, तो इसीलिए तुम भी टेंशन मत लो।
और इतना बोलकर जो कीयर होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि क्या तुम भूल चुकी हो कि अब मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ, मैं अब जो रिफाइनिंग ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज है उसकी अर्ली स्टेज पर पहुँच चुकी हूँ। और अब कीयर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।